देखो अपना लोग 3 अध्याय तक पढ़ चुके पूरा केमिस्ट्री का जो है 3 अध्याय हो गया। कोई परेशानी? और जिसका भी क्लास छूटा भी है, जिसका क्लास कुछ छूटा भी है तो वो घर में जा करके रिवाइजिंग कर सकता है। यूट्यूब पे जा करके यूट्यूब पे सर्च मारेगा @SPC दरगाह, SPC दरगाह। हाँ गप नहीं करें, @SPC दरगाह कैपिटल में ही सब लिखना है। कैपिटल में लिखा है तभी आएगा, इसीलिए क्या कैपिटल में लिखा है तभी आएगा। हाँ पूरा लिखना है। जिसका मोबाइल नया है ना तो अभी नया चैनल बना है तो अभी पूरा नहीं आएंगे। पूरा जैसे लिखा है A to Z वहाँ पे देखो एक गोल ऐसा आएगा कोना में, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोटो आएंगे वही लाल स्वेटर वाला, और उस पर क्लिक करेगा अपने आ जाएंगे, ठीक है। और बेल आइकन को वो जो है ना ऑल कर देना, वो घंटी जो रहता है ऑल करेगा तो फिर नोटिफिकेशन ऑन कर देगा। मतलब क्या होगा, मतलब ऑल कर देने के बाद जो है ना जो भी वीडियो अपलोड होंगे तो तुरंत गिर जाएंगे, और उसको देख लेना है। और देख करके जो है ना लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो, और जो भी अगल बगल में है उसको भी करवाओ। ईद आने वाला है, ईद आने वाले हैं। ईद के बाद जो है और भी ज़्यादा सब यहाँ पे समय मिलने लगेगा। अभी जो है जो समय मिल रहा है तुम सबके लिए ना है समय ठीक ठाक है। सिर्फ तुम सबको क्या करना है, यानी कि पूरा खाली कवर करते रहो। क्या करना है, कवर करते रहना है। 1 मिनट है वो जो है ना फैन को ऑफ करो तो वो वाला फर्स्ट वाला होंगे ऊपर 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 इधर वाला देख रही है। हाँ क्योंकि उसका भी घर घर का आवाज जो है ना वीडियो में दिखाई देता है, और उससे क्या होते हैं यहाँ पर भी घूमता है नहीं, तो उसको रहने दो थोड़ा देर बंद ही। यहाँ पर लगा देंगे फिर। क्या बोले, जो पीछे वाला क्लास है उसको रिवाइजिंग करते रहना, वो क्लास को रिवाइजिंग करते रहना है। अच्छा करना हर हाल में, और सिलेबस समय से 1-2 महीना पहले खत्म होंगे, ठीक है। अपना लोग देखो फिजिक्स में भी ठीक ठाक है, फिजिक्स में भी। और जिसका क्लास छूटा भी है तो वो भी टेंशन नहीं लेगा। जिसका क्लास कुछ गैप हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कम करेगा। उसका जो है 2 से 3 वीडियो में जो है ना लगभग में कवर किया जाएगा। उसमें फिजिक्स खाली उसमें जो है ना रिकॉर्डिंग मतलब आवाज़ आएंगे, और जो लैंग्वेज है जो लिखा है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उसको देखना है। पूरा डीपली क्लास जो ऑफलाइन में हुआ है वो क्लास नहीं मिल पाएंगे। मतलब एक वीडियो देखा होगा शॉर्ट टाइप का 10 मिनट का क्वेश्चन दिया वीडियो जिसमें टाइप क्या हुआ है देखा है ना, तो वैसा ही क्लास मिलेंगे। जो अध्याय पढ़ा दिया फिजिक्स का एक बार अपलोड कर देंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी समय है, अभी जो चल रहा है वो सिर्फ करते रहना है। रेगुलर क्लास करो, बहुत कम एकदम कछुआ चाल में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम डाल दिए हैं। अभी जितना पढ़ रहे हैं उतना सिर्फ करते जाना है। और मैथ में जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं उस त्रिकोणमिति को रिवाइजिंग करना अति आवश्यक है। जितना भी अध्याय किए हैं मैथ का, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 100 में 100 लाता है बच्चा, 100 में 100 लाते हैं। मैथ में 100 में 100 जाएंगे। और संस्कृत का एग्जाम होता है 100 नंबर का, 90+ चल जाते हैं, ठीक है। और साइंस तो अच्छा जेबे करेगा क्योंकि बहुत डीपली सभी सब्जेक्ट यानी कि अच्छा करने के लिए जो है सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, एकदम अच्छा से पढ़ना। हिला रहा है उधर, कैसे हिल जाती है। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर जो कि है कार्बन तथा उसके यौगिक। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर जो आज चालू होने जा रहे हैं, चौथा अध्याय कार्बन तथा उसके यौगिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी हैं। बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी अध्याय से पूछते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेने के बाद फिर से अपना लोग आ जाएंगे मैथ पे। तो आ जाएंगे मैथ पे आ जाएंगे। मैथ में जो चालू होंगे अब अध्याय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू होंगे। क्या चालू होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7। बहुत मजा आएंगे पढ़ने में। और सभी
ऐसा क्लास होंगे कि क्लास यहीं मतलब पूरा हो जाएंगे, मतलब सब चीज़ दिमाग में यहीं आ जाएगा। ठीक है, घर में थोड़ा सा रिवाइजिंग करेगा, नहीं हो करेगा दिक्कत नहीं है। क्लास में ही सब, सिर्फ क्लास तुम सबको इंगेज नहीं करना है, क्लास इंगेज नहीं करना है, रेगुलर क्लास बना के रखेगा, बाकी कर लेंगे। ये एक इसमें जो है पढ़ेंगे क्रियाशील मूलक के रूप में, जैसे एल्कोहल का नाम सुना होगा, एल्कोहल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, समझा। ये सब बहुत ये मतलब अच्छा चैप्टर है और दिमाग में ऐड करवा देंगे अच्छा से। जहाँ पे ट्रिक का जरूरी पड़ेगा ट्रिक भी ट्रिक के साथ, जहाँ पे जैसा जैसा क्वेश्चन पूछेंगे उस टाइप से। ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है, पहले ही हम सचेत कर दिए। इसमें गप उप करेगा फिर दिक्कत होंगे। अगर जहाँ शोरगुल करेगा, अगर बोर्ड पे ध्यान नहीं रखेगा और जो बोल रहे हैं उस पर समझने का प्रयास नहीं करेगा, फिर क्या हो जाएंगे, दिक्कत होंगे। ठीक है, इसलिए क्लास में जो शोरगुल करना था वो कर ही लिया है, अब क्लास चालू हो गया तो ध्यान रखेगा अच्छा से। चैप्टर का नाम लिख लेगा कार्बन तथा इसके यौगिक। सभी भारतीय वन खोल लिए, भारतीय वन है ना सबके आगे में, कार्बन तथा इसके यौगिक है ना भारतीय वन। कितना स्टूडेंट के पास में तो बुक भी नहीं देख रहे हैं, बुक तो क्यों नहीं लाता? देखो बुक को प्रतिदिन जो अध्याय चल रहा, जो चैप्टर चल रहा है उसको खोल के देखेगा ना। कार्बन तथा इसके यौगिक है ना, अध्याय 4, अध्याय 4। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। ये तुम्हारा नया चैप्टर है, अच्छा से देखो। कार्बन अपना लोग पढ़े थे, कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, 4 बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता था। टोटल परमाणु संख्या कार्बन का कितना था? 2 और 4 6 था, 6 था ना। तो इसमें कार्बन हो गया, कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक क्या है, और कार्बनिक यौगिक क्या कर रहा है, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या किसको कहेंगे? कोई भी पदार्थ अगर कार्बन से मिलकर के अभिक्रिया करेंगे, कोई भी तत्व कार्बन से मिलकर के अभिक्रिया करेंगे तो वो कहलाएंगे कार्बनिक यौगिक। जो हम बोल रहे हैं सिर्फ आवाज पे ध्यान रखना, चालू है। तो क्या है, कार्बन तथा इसके यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में बोल रहे थे, कोई भी तत्व जो कार्बन से अभिक्रिया करके नया पदार्थ को बनाएंगे वो कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, जैसे मेथेन हुआ, CH4 लिखते हैं ना, मेथेन, एल्केन, एल्केन तो सदस्य, एथीन, एल्काइन, एथाइन, मेथाइन, ऑक्टाइन, ऑक्टेन, नोनेन नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर जाएंगे तो उसमें मतलब मेथेनोइक अम्ल, ये सब नाम सब जितना भी आएंगे जिसमें कार्बन दिखाई देगा, कार्बन और हाइड्रोजन अगर दिखाई दिया, कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई देंगे तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी कि कोई भी पदार्थ में अगर कार्बन दिखाई दे रहा है C, तो समझ जाएंगे वो किसका यौगिक है, कार्बन का यौगिक है। समझे बात को? तो इसमें वही कह रहा है कार्बन तथा इसके यौगिक में। तो पहला तुम्हारा है कार्बनिक यौगिक। तो लिखो कार्बनिक यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कैसे पूछेंगे, देखो क्वेश्चन को स्टार पॉइंट देगा क्वेश्चन, फिर वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेगा, देखो देखो कार्बनिक यौगिक के बाद फिर देखो क्या हुआ, उससे दिक्कत नहीं है, फेस पे मत जाना है, आवाज सुनो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है ना, बस यही काफी है जो है हम। ठीक है, उतना व्यवस्था नहीं है अभी तो फिलहाल रहेंगे, जब व्यवस्था हो जाएंगे तो फिर वो भी वाइट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्या रियल में तो देख ही रहा है ना क्या है, क्या फेस पे नहीं जाना है। लिखो कार्बनिक यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिए।
कार्बनिक यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण कार्बनिक यौगिक क्या है, उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन तो बना दिए, लेकिन जो बोलेंगे ना क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चल जाएंगे। सुनेगा सही से तब। लिख लिया? ये लिखेगा, पहले लिखो। कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ, आंसर लिखेगा कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ, कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ अभिक्रिया कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या करा है, कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ अभिक्रिया कर जो भी नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, लिखा, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे में लिख लेगा मेथेन, क्या, मेथेन ब्रैकेट में लिख लेना सूत्र भी, CH4 मेथेन। मेथेन लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO, देखो कार्बन नजर आ रहा है ना, कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H6 जिसको बेंजीन बोलते हैं, C6H6। उसका प्रोटीन वसा, प्रोटीन वसा, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि। ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि। देखो आया समझ में, कार्बनिक यौगिक समझ में आया क्या है, कार्बनिक यौगिक समझ में आ गया ना। कह रहा है कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ, स्वरगुल नहीं करेगा, कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ अभिक्रिया कर जिस यौगिक का निर्माण करेंगे उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक। जैसे देखो इसमें कार्बन है ना, कार्बन है ना, उधर नहीं देखना है क्या है नहीं है। अब जैसे ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है ब्यूटेन है, तो ये अभी तो सब नहीं जान पा रहा होगा कि ब्यूटेन क्या होता है। ब्यूटेन C4 H10 इसका सूत्र होता है, ये सब नहीं समझ रहा होगा। जैसे यही चैप्टर में समझ जाएगा सभी चीज, ये आप स्वयं खुद लिखेगा और इसका संरचना सूत्र, आईयूपीए का नाम सब जान जाएगा। पेंटेन है तो यानी कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या कितना, 5। क्या हो रही है वैसे मत करो। पेंटेन है तो मतलब 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। C5H10 10 + 2 12 ये हो जाएंगे। C5H12 ये हो गया किसका सूत्र, पेंटेन का।
इसी प्रकार हेक्सेन, नॉनेन, ऑक्टेन, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और भी बहुत ज़्यादा कार्बन है, ठीक है। सीधा ध्यान में रखना है, जिस जिस पदार्थ में कार्बन नजर आ गया, कोई भी पदार्थ में अगर कार्बन नजर आ गया तो समझ लेंगे कि क्या है, वो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। समझ में आया ना? कोई परेशानी बताएगी तो कार्बनिक यौगिक क्या है? खराब बहुत डिस्टर्ब कर रही है उधर से। कार्बनिक यौगिक क्या है? स्टॉप पर देते हैं कुछ कार्बन दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ अभिक्रिया कर जिस यौगिक का निर्माण करती है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। कार्बन जो भी नया तत्व के साथ अभिक्रिया करके या नया परमाणु के साथ अभिक्रिया करके जो भी बनाएंगे पदार्थ, वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। बैठो, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद लिखेगा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? लिखिएगा क्या हो रहा है? उधर पीछे कर लो थोड़ा सा। अच्छा वो मरकड़ी को थोड़ा ऐसे कीजिए तो। खोलो तो वहां से लिखेगा आंसर में रसायन शास्त्र का वह शाखा। आंसर लिखेगी, लिखो रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन कहते हैं। यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बनिक और पहला ग्राफ चेंज करके लिखेगा, यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन उसके बाद हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न का रसायन है। हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न का रसायन है। चालू कर दीजिए। देखो कार्बनिक रसायन समझ में आया? करा रसायन शास्त्र का वह शाखा, रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। अभी देखें कार्बनिक यौगिक को, देखें
अभी देखें कार्बनिक यौगिक को। जी जी। कार्बन तथा उसके यौगिक का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाएंगे। देखो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, यह मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का रसायन होते हैं। यह हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न के रसायन होते हैं। तो अब तुम सब यहाँ पे सवाल कर सकता है या सकती है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन शब्द दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, 2 नंबर में पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, उससे अभी मिलेंगे भी। तो हाइड्रोकार्बन सुनने से नहीं लगता, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो पदार्थ बनेंगे या कोई भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन और कार्बन नजर आता है तो समझ लो कि किसका वो है? हाइड्रोकार्बन तत्व है। क्या है वो? हाइड्रोकार्बन है। समझा? तो हाइड्रोकार्बन एग्जाम में भी पूछा है। ये कार्बनिक रसायन समझ में आया? अरे कार्बनिक रसायन समझ में आया ना? जी जी। कार्बनिक यौगिक के बारे में गहन अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कार्बन मुक्त अवस्था में किस किस रूप में पाया जाता है? क्वेश्चन लिखेंगे, कार्बन मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त अवस्था में किस किस रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? कार्बन मुक्त अवस्था में किस किस रूप में पाया जाता है? तो लिखेगी कार्बन मुक्त अवस्था में किस किस रूप में पाया जाता है। आंसर लिखेगी कार्बन हीरा का नाम सुनी है? हीरा, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। सबसे शुद्ध कोयला का नाम कोई बता सकता है? शुद्ध कोयला का नाम एंथ्रासाइट। सुना एंथ्रासाइट कोयला का नाम? शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट। और सबसे नॉर्मल कोयला कौन होता है? पीट कोयला, मतलब सबसे कम अति। तो कोयला तथा कार्बन क्या लिखा? कोयला लिखा ना? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी लिखना। ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सभी क्या है? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे सेट करेगा? कहेगा कि कार्बन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन मुक्त अवस्था में, इसका ऑप्शन ये जो लिखा है ना, कार्बन लिखा, हीरा, ग्रेफाइट ये नहीं रहेंगे, हीरा रहेंगे, ग्रेफाइट, कोयला, यही 3 में से कोनो ऑप्शन दिखाई देगा। हीरा रहेंगे, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब क्या होते हैं? कार्बन के मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लिखेगा आगे,
कार्बन संयुक्त अवस्था में किन किन रूप में पाए जाते हैं? कार्बन संयुक्त अवस्था में किन किन रूप में पाया जाता है? पाया जाता है। कार्बन संयुक्त अवस्था में किन किन रूप में पाया जाता है? तो पहले बोला मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में हो गया हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। आप संयुक्त अवस्था में लिखेगा लिखना कार्बन, चीनी, चीनी देखा है ना, कार्बन कमा चीनी, कार्बन, चीनी, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लेसिटिक अम्ल, लेसिटिक अम्ल, लेसिटिक अम्ल, तेल, वसा, यूरिया, तेल, वसा, यूरिया, तेल, वसा, यूरिया, कार्बोनेट खनिज, कार्बोनेट खनिज, कार्बोनेट खनिज आदि संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। आदि संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो चीनी का सूत्र बताए हैं, यूरिया का सूत्र जान रहा है। अधिकतर इसमें ऑप्शन में चीनी, यूरिया, चीनी, यूरिया, अगर ये सब रहेंगे तो कोई भी ये ध्यान में रखना कि संयुक्त अवस्था में क्या आते हैं? चीनी, क्या? चीनी, सिट्रिक अम्ल, लेसिटिक अम्ल, तेल, वसा, यूरिया, कार्बोनेट खनिज, ये सब जो है संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सब किस अवस्था में पाए जाएंगे? संयुक्त अवस्था में। तो वहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में सब सेट कर देगा एग्जाम्पल वाला, ठीक है। और 2 नंबर में पूछेगा तो फिर इतना तो आंसर देना। तो दोनों टाइप से सभी तरह से एकदम रहना है फिट। सबसे बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन भारतीय वन का बनते जा रहा है ना, खाली कार्बन संयुक्त अवस्था लिख करके डैश भी लिख सकते थे और ये सब लिख देते थे, उसमें लिख देते हैं तो हो जाता। लेकिन बहुत बच्चा वो क्वेश्चन तक भी समझ नहीं पाता है, इसलिए ये तुम्हारा भारतीय वन का सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है। इसको अच्छा से पढ़ते जाओ, और क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। फिर लिखेगा क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के स्रोत को लिखे। एक चीज बता सकता है स्रोत, मतलब कोई भी चीज का कि कैसे वो कैसे आया, हाँ? रास्ता, हाँ। कार्बनिक यौगिक का स्रोत कि किस किस से, मतलब कार्बनिक यौगिक किस किस में पाया जाता है, कैसे मतलब वो कार्बनिक यौगिक बना है। तो स्रोत ध्यान रखना, दिन से लेकर के जितना भी खाने से लेकर के पीने से, कपड़ा पहनने से, कोई भी चीज अपना लाइफ में जो भी करते हैं लगभग में सभी में कार्बन का मात्रा पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक के स्रोत को लिखिए। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखे, क्वेश्चन होंगे ये 5 देखो गप मत करो।
अगर हम चाहेंगे तो VVI भी पढ़ के चल जाएंगे, पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा। जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन सब मतलब ये सब जितना भी है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल सब पढ़ लेंगे। और संतित हाइड्रोकार्बन, वो संतित हाइड्रोकार्बन जो कि इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है। साबुन और अपमार्जक सबके, जैसे अगली बार भी क्वेश्चन साबुन और अपमार्जक के बारे में पूछा था, तो VVI पढ़ते चल जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, पढ़ने में तो मजा आ जाएंगे, इंटरेस्ट भी आएंगे बहुत अच्छा। लेकिन हो सकता है कि उसके बीच का ज्ञान पता नहीं, मतलब यही क्वेश्चन सेट कर देगा तब। इसलिए पूरा क्वेश्चन को कवर करते हुए जा रहे हैं। कभी लंबा समय है, बेसी उकताने की जरूरी है नहीं, सिर्फ क्लास पे फोकस करो। कार्बनिक यौगिक के स्रोत को लिखे। कार्बनिक यौगिक के स्रोत को लिखे। कार्बनिक यौगिक के स्रोत। आंसर लिखेगा कार्बनिक यौगिक का स्रोत। कार्बनिक यौगिक का स्रोत पादप जगत। पादप, पादप जगत के मतलब पेड़ पौधा, जंगल झाड़। पादप जगत और जंतु, जैसे अपना लोग है, जंतु है। पादप जगत और जंतु है। ये कार्बनिक यौगिक के क्या है, स्रोत है। इसी में लिखेगा इतना ही लिखो। कार्बनिक यौगिक के स्रोत समझ में आया। कार्बनिक यौगिक का जो स्रोत होता है पादप जगत और जंतु जगत, ये है। उसके बाद लिखो क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखना, हम जीवन में जितना भी पदार्थ का उपयोग करते हैं, पादप जगत मतलब पेड़ पौधा से जितना भी प्राप्त होते हैं, क्या नहीं लिखा है? हाँ, तो पेड़ पौधा से जितना भी पदार्थ प्राप्त होते हैं पादप जगत में आ जाएंगे। तो समझ लो कि बहुत सारा यूज खाने वाला, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, चावल और भी दलहन सब में कार्बन का कुछ मात्रा है, कार्बन का। और उसके बाद पानी तक में कार्बन का मात्रा है। पानी तक में सभी चीज में, जितना भी लाइफ में उपयोग करते हैं, लगभग में सभी चीज में कार्बन का मात्रा है। बहुत कम, तो इसलिए खाने से लेकर के पीने, मतलब जो भी काम करते हैं जीवन में, जितना भी लगभग में उपयोग करते हैं, उसमें कार्बन की कुछ न कुछ मात्रा है। इसलिए कार्बन इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे पादप जगत बोला, पेड़ पौधा में बहुत सारा आ गए। जंतु में हो गया जीव जंतु, जैसे अपना लोग नहीं मीठे मछली खाते हैं जंतु से, तो जैसे मांसाहारी हो गया, शाकाहारी तो है ये है, तो मांसाहारी भी हो गया। तो मतलब जंतु जगत में, मतलब अगर जहाँ कर रहे हैं तो वो भी ठीक, उसमें क्या कार्बन की मात्रा आती है। स्रोत हुआ ये। पादप जगत बोला है पेड़ पौधा का जितना भी है। अब लिखेगा, देखो इसी में नेक्स्ट आगे बुक में, बुक निकालो, उसमें देखो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया है ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत कैसे हुआ। क्या हुई, स्कूल जाएगी क्या? एग्जाम कहाँ में, एग्जाम तो खत्म है। प्रैक्टिकल तो ऐसे हो जाती है 6 नंबर। अच्छा 6 नंबर की क्यों? क्वेश्चन लिखो जीवन शक्ति का सिद्धांत, इम्पोर्टेंट मार देना इसमें। और जहां में इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में मार दिए हम, ठीक है, जहां पर भी इम्पोर्टेंट
मार दिए वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन वो लगभग में टच करेगा एग्जाम में, क्योंकि ये अनुभव है 4-5 साल 5-6 साल से मतलब इसको तैयारी करवा रहे हैं। अगली बार भी बहुत सारा क्वेश्चन पे बोले कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे आया है। और नहीं है विश्वास तो हम नहीं बोलेंगे, उस स्टूडेंट को पूछना जो एग्जाम दे के आया है। हमरा सफाया नहीं, मतलब वो स्टूडेंट जो एग्जाम दे करके आया है उसको पूछना। इसलिए इम्पोर्टेंट जिसमें मार देंगे उसको थोड़ा ध्यान से। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत कैसे हुआ? जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत कैसे हुआ? यह सिद्धांत कैसे हुआ? देना थोड़ा सा हाँ देखो, जीवन शक्ति का सिद्धांत कह रहा है प्रारंभ में ऐसा मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। शुरू में जो मान रहे थे सभी साइंटिस्ट सब, आम आदमी सब, वो बोल रहा था कार्बनिक यौगिक जो प्राप्त होते हैं, सुन रही है पीछे वाला ब्रांच, सुन रही है? नहीं सुन रही है, सही सुन। प्रारंभ में ऐसा मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोतों से ही प्राप्त किए जाते हैं। सजीव स्रोत जो मतलब जीव जंतु जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, सिर्फ सजीव स्रोत से ही कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो सकते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। उसे प्रयोगशाला में तैयार करना ये शुरू में संभव नहीं है। बर्जिलियस 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1815 ईस्वी में, ध्यान में रखना, बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्जिलियस। किसने किया? कब? 1815 ईस्वी में। उसके बाद कहा जिसके अनुसार सजीव पदार्थों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब होलर ने प्रयोगशाला में यूरिया यानी कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अमोनिया साइनाइड को गर्म करके किया। यानी कि होलर नाम का उसी का एक चलवा था, स्टूडेंट था। वो प्रयोगशाला में, इसका गुरु था कौन? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। उसका कहना था कि कार्बनिक यौगिक जो प्राप्त होते हैं सिर्फ सजीव जगत से प्राप्त किए जाते हैं, इसको प्रयोगशाला में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रयोगशाला में इसको प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था होलर। क्या नाम था? होलर ने सिद्ध करके दिखा दिया कि मतलब ये अमोनिया साइनाइड, किसको? अमोनिया साइनाइड को गर्म किया, प्रयोगशाला में जाकर के अमोनिया साइनाइड को गर्म किया, उससे प्राप्त कर लिया यूरिया। क्या प्राप्त कर लिया? अभी तुम देखा कि यूरिया एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो वो क्या कर दिया? सिद्ध। मतलब हम जो हैं प्रयोगशाला में भी यूरिया को बना सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब सजीव जगत से ही प्राप्त होते हैं, मतलब पादप जगत भी वहां पे आया। पादप जगत से भी हम मतलब कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर सकते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान में रखना है। क्या? बर्जिलियस को याद रखना है। किसको याद रखना है? बर्जिलियस। और 1815 को याद रखना, 1815। और एक इसका स्टूडेंट को याद रखना है, होलर। क्या रखेगा? होलर। इसका मानना था, इसका क्या मानना था कि हम जो है ना कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव जगत से ही प्राप्त कर सकते हैं, और इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में मतलब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसी का एक शिष्य था जिसका नाम था होलर।
उन्होंने सिद्ध कर दिया प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को जब गर्म किया तो यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया बन गया। तो इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि मतलब हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, और उसका मान्यता क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो कह रहा था कि वो हम सजीव जगत से प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ, तो वो क्या हो गया? उसका मान्यता गलत हो गया। कभी कभी जो गुरु नहीं कर पाते हैं वो शिष्य करके दिखा देते हैं। यही कर दिया। लिखेगी इसका आंसर जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन, एकदम अपना लैंग्वेज में देना है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन प्रतिपादन 1815 देख रहा है ना? 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में क्या नाम था? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इसी में लिखेगा इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण, कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है। अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है। अलौकिक शक्ति के द्वारा मतलब ईश्वरीय द्वारा बन गया तो ठीक है, मतलब अपना लोग नहीं बना सकते हैं। अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है। ये किसका मानना था? बर्जिलियस का। किसका मानना था? बर्जिलियस का। जब बर्जिलियस के ही शिष्य, इसी में लिखेगा, जब बर्जिलियस के ही शिष्य, ऐसा करके दिखाता है तो सब सिद्ध खाली गप हाथ झाड़ेगा। जब बर्जिलियस के ही शिष्य होलर ने प्रयोगशाला में होलर के ही शिष्य प्रयोगशाला में, लिखना अमोनिया साइनाइड, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड
साइनाइट। अमोनियम साइनाइट को गर्म कर यूरिया नामक साइनाइट को गर्म कर यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। उसके साथ ही जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। उसके साथ ही जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। उसके साथ ही जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। इसमें बना लेगा, समीकरण भी लिख देगा। अमोनियम साइनाइड यानी कि NH4CNO NH4C। सर नीचे नहीं होगा, कर देना उसको, अति थोड़ा सा झुका देना बाद में। NH4CNO को जब क्या किया, गर्म किया, उष्मा दिया, गर्म किया तो क्या बना, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ ध्यान देगा, यही है यूरिया। ये क्या है पूरा, यूरिया। और ये जो है अमोनियम साइनाइड। इसको उतारो तो सही से। क्या जी स्टॉप कर दिया। नहीं सुनो, जीवन शक्ति का सिद्धांत समझ में आया क्या है? देखो, जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बर्जिलियस। किसने किया था? बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका कहना था कि जो है ये कार्बनिक यौगिक को जो हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ सजीव जगत से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं? सजीव जगत से प्राप्त कर सकते हैं। और यह अलौकिक है। यह क्या है? अलौकिक है। इसका मतलब ये बन गया अपने आप तो ठीक है, कोई इसको बना नहीं सकता, बनाने में बहुत खर्चा। जैसे पेट्रोल के बारे में बोला जाता है ना, उसी प्रकार ये कार्बनिक यौगिक के बारे में बता रहा था। पेट्रोल बनाने में बहुत खर्चा है, इसलिए पेट्रोल कह रहा है कि उसका इस्तेमाल आराम से करो, नहीं तो आने वाले समय में पेट्रोल जो खनिज है वो खत्म हो जाएंगे। नहीं तो इसी प्रकार ये मानना था, बर्जिलियस का कहना था कि ये अलौकिक है। लेकिन उसका ही एक शिष्य था जिसका नाम था होलर। क्या नाम था? होलर। उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में गया, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम NH4CNO इसका सूत्र होता है अमोनियम साइनाइड का। NH4CNO को जब गर्म किया, उष्मा दिया, तो यूरिया का निर्माण हो गया। क्या बन गया? अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया तो क्या बन गया? यूरिया बन गया। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो जिस दिन ये यूरिया का निर्माण किया प्रयोगशाला में जाकर के, उसी दिन से जीवन शक्ति का सिद्धांत का भी क्या हो गया? खात्मा हो गया, अंत हो गया। नहीं, क्योंकि वो गलत साबित ना हो गया। वो जैसे मान रहा था कि मतलब उसका कहना था कि हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं कार्बनिक यौगिक को, या यह सजीव जगत पर ही निर्भर है, मतलब ये अलौकिक है, मतलब इसको बनाना बहुत कठिन है।
लेकिन उसका एक स्टूडेंट जब यह सिद्ध कर दिया कि आराम से बना दिया, अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया तो यूरिया बन गया, तो उसी दिन से उसका जो नियम था क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो बर्जिलियस का जो बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट था, बड़ा तकलीफ हुआ होगा इसको, नहीं, क्योंकि इसका मानना जो था उसको गलत साबित न कर दिया, उसका शिष्य ही नहीं कर दिया गलत। देखो कह रहा है जीवन शक्ति का सिद्धांत, क्वेश्चन ठीक है, अगर पूछेंगे तो बड़े नंबर में ही पूछेंगे। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन 1815, इसको याद रखना, 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीवों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है। अदृश्य और अलौकिक शक्ति के द्वारा होता है, मतलब इसको बनाना बहुत कठिन है, कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन उसी का एक शिष्य था, यानी देखो पहले देखो, जब बर्जिलियस के ही शिष्य होलर, बर्जिलियस का ही एक शिष्य था जिसका नाम था होलर, ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड NH4CNO जिसका सूत्र होता है, अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो क्या बन गया, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया नामक एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। उसके साथ ही जीवन शक्ति के सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया, क्योंकि बर्जिलियस का जो मानना था उसको गलत साबित कर दिया होलर ने। बर्जिलियस का जो मानना था उसको गलत साबित नहीं कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे समीकरण ये याद रखना, ये अमोनियम साइनाइड को जब हम गर्म किए क्या बन गया, यूरिया बना ना, ये यूरिया का ही सूत्र है। अच्छा देखो, अगर हम कहेंगे कि चावल से भात को बनाना असंभव है, सपोज दैट तू सब मेरा स्टूडेंट है, हम बोलेंगे चावल हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चावल से भात बनाना असंभव है, यह बनेगा तो अपने बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, वो दृश्य है, अलौकिक है, मतलब ये बन गया अपने मन से, कभी कताल बन गया, नहीं तो अपना से बना नहीं सकते हैं। लेकिन तू सब सिद्ध किया कि एक डेगची लिया, उसमें पानी लिया, उस पानी को चूल्हा पे रखा, गरम किया, उसमें चावल को डाला तो भात बन गया, बना दिया भात। यानी कि हम जो कह रहे थे कि चावल से भात बनना असंभव है, लेकिन तू क्या कर दिया, मेरे मानना को क्या कर दिया, गलत सिद्ध न कर दिया। तू चावल को भात बना दिया एक नॉर्मल तरीका से, आसान से, मतलब बना दिया। तो अब जैसे ही हम जो मान रहे थे तो हम तो गलत ही मान रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि मतलब ये अदृश्य है, इसको बनाना असंभव है, इसको हम बना ही नहीं सकते हैं, या पृथ्वी पर कोई भी आदमी ही नहीं बना सकता है, अपने आप बन गया तो ठीक है। लेकिन मेरा ही शिष्य क्या कर दिया, उस चावल से भात बना दिया, तुम सब भात बना दिया, तुम सब सही साबित कर दिया, हम क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि हम प्रूव्ड नहीं कर पाए, तू प्रूव्ड करके दिखा दिया। तो उसी दिन से यह जीवन शक्ति का सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। देखो कोई भी क्लास हो, क्लास को फुल देखो, हो सकता है कहाँ पे क्या चीज छिपल है, ठीक है, कहाँ पे कौन ऐसा क्वेश्चन छिपल है जो क्वेश्चन पूछने वाला है। क्लास को क्या करना है, फुल देखना है। करता क्या है, कम देखता है, बस भाग जाता है, ऐसा मत करो। ये जितना बढ़िया से समझाए हैं उतना बढ़िया से पढ़ के आएगा, कल इसको पूछेंगे भी। जीवन शक्ति का सिद्धांत समझ में आया। 1815 को याद रखना, बर्जिलियस को याद रखना, होलर को याद रखना, अमोनियम साइनाइड को याद रखना, यूरिया को याद रखना, बस हो गया। क्या याद रखना है, अमोनियम साइनाइड को, इसको अमोनियम साइनाइड को क्या करिए, अमोनियम साइनाइड को यूरिया जो बना था, यूरिया को कैसे गर्म करके, ये भी याद रखना। उसके बाद क्या 1815 को याद रखना, बर्जिलियस को याद रखना, बर्जिलियस को नहीं भूलना क्योंकि यही इन्होंने ही दिया था। बर्जिलियस को याद रखना और 1815 को याद रखना। इसी का शिष्य था होलर, होलर को नहीं भूलना। अगर होलर को भूला गया तब तो तुम यूरिया को बनाते बनाते थक जाएगा, क्योंकि होलर ने ही सिद्ध करके दिखाया था।
इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा अच्छा से पढ़ो, ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। अगर जहाँ दूसरे को ठग रहा है तो तुम दूसरे को नहीं ठग रहा है, स्वयं ठगा रहा है।